द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, वीडियो मैंने काफ़ी बना दिए हैं। जो भी बंधु व्यूवर्स लाभ लेना चाहते थे, जो देख रहे हैं देखें, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी मेरा ये संदेश है, या जिन्होंने देखा है वो ही अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बता दें कि कुछ काम की चीज़ें देख लीजिए थोड़ा, ताकि उनको पसंद होगी तो बाद में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ऑफ कर देंगे देख करके। वैसे मेरे वीडियो देखना कोई नुकसान का सौदा नहीं। इतनी अच्छी एजुकेशन बिना पैसों के मिले, इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है। ये तो बहुत मिल जाएंगे आपको, ये शेयर खरीद लीजिए मालो माल हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि मेरी बात मत मानिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए। और कंप्लीट स्टडी ये है इस शेयर की। तो मैं आपको आज किस विषय पे चर्चा की जाए। सबसे जो गति देता है, जो सबसे ज़्यादा गति देता है उत्पादन को, वितरण को, यानी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, माल विक्रय पॉइंट तक कैसे पहुँचे। माल बना दिया, मान लीजिए आपके पास में सेलिंग पॉइंट तक उस माल को पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है, या कोई गड़बड़ कॉन्ट्रैक्टर से, लॉजिस्टिक सर्विसेज के गड़बड़ वाले कॉन्ट्रैक्टर से आपका कॉन्टैक्ट हो गया किसी कंपनी का, तो परेशानी। ना निकले वो, ना दूसरे को आने दे, ना ढंग से सर्विस दे। तो लॉजिस्टिक सर्विसेज में बहुत कंपनियां हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड में, और अनलिस्टेड सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा है। जिसके पास 2 ट्रक है वो भी ट्रांसपोर्टर है, और जिसके पास 2000 ट्रक है वो भी ट्रांसपोर्टर है। ये वैसे तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, जिसको ख़ास तौर से सरदार लोग करते थे। बाद में किसान भी आए इसमें। कुछ किसानों ने इवन यहाँ तक कि जयपुर ज़िले में एक शापरा एक जगह है, वहाँ के जो किसान हैं उनको ट्रांसपोर्ट में ट्रक चलाने का और ट्रक रखने का बड़ा शौक़ है। इवन वो ज़मीन बेच करके भी ट्रक खरीद लेते हैं और मेहनत करके कमाते हैं। वो कमाया है, एक को देखे दूसरे को अब मतलब ग्लैमर आता है। तो खैर, हम आज चर्चा कर रहे हैं, 4 ट्रांसपोर्ट कंपनीज का जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहली कंपनी होगी एजिस लॉजिस्टिक। एजिस लॉजिस्टिक का बिजनेस मॉडल क्या है मैं समझा दूं आपको। पहले तो ये कंपनी पोर्ट टर्मिनल्स पर इसके टैंक हैं, तो ये केमिकल इंपोर्ट करती है, ऑटो गैस इंपोर्ट करती है, टर्मिनल पे केमिकल, गैस एंड ऑयल ये इंपोर्ट करती है, अपने टैंकर्स में अनलोड करवाती है शिप से, और फिर अपने लॉजिस्टिक जो ट्रक साधन है रोड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये डिस्ट्रीब्यूट करती है जहाँ भी जाना होता है, जहाँ भी अरेंजमेंट है, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ की डिमांड है। और खुद के इसके गैस, ऑटो गैस के पेट्रोल पंप भी हैं, जहाँ सीधा ही माल पहुँचाते हैं और व्हीकल्स जो भी भरवाना चाहते हैं उनमें भर देते हैं। एजिस के नाम से आपको गुजरात के अंदर और कई जगह आपको मिल जाएंगे, गैस फिलिंग स्टेशन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी, और इसकी देखिए, वैसे तो ये जो केमिकल इंपोर्ट का काम है या गैस और क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट का काम है, ये बहुत कंपनियां कर रही हैं। और भारत सरकार की भी पेट्रोनेट LNG एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है।
और लेकिन वो कोई खास बढ़ नहीं पाई, कोई खास। मैं तो बरसों से देख रहा हूँ, इतनी है वो, मतलब जितनी है उतनी है। रिकमेंडेशन काफ़ी आई है। ये ट्रेडर्स के लिए शानदार है वो कंपनी, लेकिन 5-10 रुपये, 200, 250, 300 रुपये के शेयर में 10-5 रुपये 2-3 दिन में ऊपर नीचे हो जाते हैं, कमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लूज भी करते हैं। ट्रेडिंग का तो कायदा ये है कि भाई एक कमाएगा दूसरा लूज करेगा। तो खैर एनीवे, तो एजिस लॉजिस्टिक की जो बैलेंस शीट है वो बहुत शानदार है, इसके डाटा बहुत शानदार है। अमंग द ट्रांसपोर्ट कंपनीज, जितने भी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनमें सबसे शानदार जो बैलेंस शीट है वो एजिस लॉजिस्टिक की है। तो मैं बताता हूँ आपको। इनका मार्केट कैप है 28,170 करोड़। करंट मार्केट प्राइस है 803 रुपये। हाई लो 280 से 970 की यात्रा तय की है 1 साल के अंदर। ज़बरदस्त जंप लिया है। सो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब कोरोना काल भी आ गया था, तो इस कारण से मूवमेंट कम था। भाई केमिकल, क्रूड, इनकी सबकी रिक्वायरमेंट कम थी, आपसे कम, गैस की भी कम थी, क्यों, ट्रांसपोर्ट बंद था, मतलब बहुत ये है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो 48.2 है, बिल्कुल रीजनेबल है प्राइस अर्निंग रेशियो। जो इसकी ग्रोथ है, जो इसकी अर्निंग है, उस हिसाब से बिल्कुल रीजनेबल है। बुक वैल्यू 111 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.79%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.1%, फेस वैल्यू 1 रुपीज़। बहुत पुरानी कंपनी है। सन 93-4 में तो मैंने इसके शेयर खरीदे थे, आप देखिए। वो बेच दिए थे थोड़े टाइम बाद, मैंने मंदी आ गई थी ना, इसलिए बेच दिए थे। तो प्रॉफिट है, क्वार्टरली रिपोर्ट बता, अच्छा इक्विटी 35 करोड़ है। इक्विटी इज ओनली 35 करोड़। पुरानी कंपनियों की सबसे खास बात मिलेगी। अब आप ये देखिए कि इसके क्वार्टर रिजल्ट्स बताते हैं। 158 करोड़ की सेल आई है, और पिछले मार्च एंडिंग क्वार्टर में 237 करोड़ की सेल आई। मार्च एंडिंग क्वार्टर ज़्यादातर कंपनियों का भारी आता है, तो बट नेचुरल है, वैसा नेक्स्ट टू मार्च क्वार्टर जो होता है उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर, यानी जून 2023, 133 करोड़ की सेल थी। तो 133 करोड़ से 158 करोड़ आई, यूँ मानिए ईयर ऑन ईयर। तो ये करीब हो जाती है 158/133। आप देखिए 19% सेल बढ़ी है इसकी, और अर्निंग पर शेयर बढ़ी है क्वार्टरली, जून क्वार्टर की 3.75 आई है। लास्ट ईयर जून 23 में ये 3.30 की थी EPS। तो ये भी करीब 20 से 45 पैसे, 45 का मतलब है 17-18% बढ़ गई। ठीक है, थोड़ा मार्जिन पे दबाव रहा है हल्का सा, क्योंकि कंपनी का थोड़ा लाइबिलिटी बोरोविंग बढ़ी है, क्योंकि बिजनेस जब एक्सपांड होता है ना तो बोरोविंग बढ़ानी पड़ती है, तो कोई चारा नहीं है। P&L देखते हैं अब आप इसको। ईयर FY 2024 की सेल आई है 7,046 करोड़ रुपये, और लास्ट ईयर ये सेल थी 8,627 करोड़। गिरी है थोड़ा सा, ईयर ऑन ईयर गिरी है। और प्रॉफिट बढ़ गया है, 672 करोड़ प्रॉफिट आया है। मार्जिन बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर मत देखिए किसी भी कंपनी में, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के हिसाब से लंबे टाइम चलिए। अगर आपको बहुत अच्छा पैसा कमाना है शेयर बाजार में, तो आप ये साल, 1.5 साल, 6 महीने ये मत देखिए। 672 करोड़ का प्रॉफिट आया है, लास्ट ईयर 571 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आप देखिए 161 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा है, यानी 30%। 672/511, 31.50% प्रॉफिट बढ़ गया माय डियर इसका 1 साल ईयर ऑन ईयर। तो एक्चुअल ग्रोथ यही मानी जाएगी, प्रॉफिट ग्रोथ। कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं है, कुछ नहीं है। और EPS हो गई 19.20 रुपये आई है FY 24 की।
5 साल का बताता हूँ, 5 ईयर्स में प्रॉफिट ने कितनी ग्रोथ ली आपने की। 134 करोड़ का प्रॉफिट था 2020 में, वो प्रॉफिट आज 672 करोड़ रुपए है। कितना हो गया? 672 करोड़ प्रॉफिट, यानी कितने टाइम हुआ? 672 बटा 134, 5.16 टाइम बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट 5 या 4 साल में बढ़ गया। आप देखिए 4 साल में 5.16 गुना प्रॉफिट कर देना, इट्स ए वंडरफुल अचीवमेंट। मतलब द पार्ट ऑफ द कंपनी कहाँ है, कौन सी कंपनियां हैं? मुश्किल से गिनी चुनी 10-20 कंपनी होंगी इतना जो करने वाली। तो ये तो एक छुपा हुआ स्तंभ है ये कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट कर दे वो मालो माल है आपसे। मैं ढूंढ के ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात से। कोई टेलीफोन आता है, मुझे बताता है कि साहब मुझे कोई शेयर बताओ साहब जिसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुए। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, भाई साहब रातों रात प्रॉफिट कैसे होगा ये बताओ आप। ज़्यादातर लोगों की इच्छा ये होती है ऐसा कोई शेयर हाथ लगे, और वो मुझसे ही नहीं, और जहाँ भी उनका काबू लगता है, जहाँ भी होता है, वो पूछते हैं वो कि साहब को शेयर बताओ ना तगड़ा सा, जोरदार कोई माल बने। तो 2-3 दिन में दुगना तिगड़ा हो जाना चाहिए उनका ये अंदाजा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सोचने वाले लोग शेयर बाजार में लुट के जाते हैं, लुट के जाएंगे, पिट के जाएंगे, वो अपनी पूंजी खो के जाएंगे। शेयर बाजार को सट्टा और जुए का केंद्र मत समझिए। ये फंडामेंटल पर बेस्ड एक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड साइंस है, मतलब उस पर बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि साहब ईपीएस से क्या होता है, सब ग्रोथ से क्या होता है, उससे थोड़ी शेयर चलते हैं। तो भैया खरीद लो, रिलायंस पावर खरीदो, फिर तो खरीदो रेल विकास निगम, क्या दिक्कत है? उससे चलते ही नहीं, कोई भी शेयर खरीद लो, जहाँ उंगली टिक जाए आपकी, बस वही खरीद लो आप, तो ठीक है। तो ये पोजीशन है। इसलिए दोस्तों ऐसा मत कीजिए। मेरा समझाइश ये है आपसे, आप प्योरली फंडामेंटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कीजिए। फंडामेंटल स्ट्रेंथ मीन्स द ग्रोथ, और ग्रोथ में यह भी देखना होगा सस्टेनेबिलिटी भी है या नहीं इसमें। 1 क्वार्टर की 2 क्वार्टर की ग्रोथ आके रह गई, कोई ऑपरेटर माल ठोक के भाग गया, मैनेजमेंट से मिलके बैलेंस शीट बनाई, माल बेच के रवाना, खत्म किस्सा, नमस्कार, अगले साल मिलेंगे, वो आएगा ही नहीं, कमा गया 1500 करोड़ रुपया, खींच गया, खत्म किस्सा। दिस इज द पोजीशन। कोई भी कंपनी जो बदमाशी पे आ जाए, वो मान लो 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती है, बट टैक्स तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 250 करोड़ रुपए देना पड़ा। तो पहले भी दे रही होगी, मतलब 500, 600, 700 करोड़ बता रही होगी पहले प्रॉफिट है, तो 250 करोड़ इनकम टैक्स तो पहले भी दे रही थी, अब की बार 250 करोड़ रुपए दे दिया, 75 करोड़ रुपए प्रॉफिट ज़्यादा दिया मान लो उसने। लेकिन वो माल ठोक गई बाजार में ज़बरदस्त, मतलब जो 600 रुपये का खरीदा हुआ था उसको 1500 रुपये में ठोक गए वो दिखा करके। कितना पैसा कमा गए वो आप बताइए। तो वो टैक्स उसकी जेब से घुर गया, वो तो खींच लिया, उससे कई गुना पैसा कमा लिया उसने, 500 करोड़ रुपए कमा गया 75 करोड़ रुपए टैक्स दे करके। दिस इज द पोजीशन। अब मैं आता हूँ दूसरी कंपनी बताता हूँ। दूसरी कंपनियाँ इसके सामने कहीं भी कुछ भी नहीं है ट्रांसपोर्ट की। ऑल कार्गो ट्रांसपोर्ट 6823 करोड़ का मार्केट कैप है, 69 रुपये 40 पैसे करंट प्राइस है, और हाई लो है 98 रुपये से 58 रुपये के बीच, और प्राइस अर्निंग रेशो 285 के पी रेशो पे है। बुक वैल्यू 25.7 है, एजिस की 111 थी, पी रेशो एजिस का 48.2 था, इसका 285, और डिविडेंड 1.14% है, ROE 4.83% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है या नहीं। और इसकी जो EPS आई है, मैं शॉर्ट में बता दूं, आपका ज़्यादा समय लेना व्यर्थ है। इसकी EPS आई है, पी रेशो देख लीजिए आप, तो पी रेशो 285 है। इसका किस काम की कंपनी है, और ग्रोथ कुछ नहीं है इसमें, बड़ा फ्लक्चुएटिंग मतलब प्रॉफिट है इसका का सेल और प्रॉफिट होना। फिर कहीं एक्स्ट्रा आइटम जोड़ रखे हैं, कोई राइट टैक्स बैक की एंट्री कर रखी है, नॉट सो गुड मतलब। इसी प्रकार TCI एक्सप्रेस है, वो 4316 करोड़ का है। कंपनियां साइजेबल तो हैं ये, ठीक है, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत फ्लक्चुएटिंग है।
दे आर नॉट गोइंग स्ट्रेट वे इन दी वन डायरेक्शन, कभी नीचे आती हैं कभी ऊपर आती है। ऐसी कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करना। इसके का शेयर यानी करंट प्राइस 1125 रुपये, कोई सस्ता भी नहीं। 2 पेड ऑफ शेयर है। 1555 से 998 के बीच में रन किया है। 35.2 का पी रेशो है। बुक वैल्यू 184 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.71% है। ROE 2020 रुपये है, नहीं 20.20 है। और फेस वैल्यू 2 रुपये है। और इसकी जो EPS बताता हूँ मैं आपको, बहुत कमज़ोर है, मैंने नोट नहीं किया है। 32 करोड़ का 23 करोड़ का प्रॉफिट है टोटली ऑन ए इक्विटी बेस ऑफ 8 करोड़। तो 8 पंजे 23 पंजे 120, 23 पंजे 115 करोड़ पर 23 करोड़ का प्रॉफिट क्या माने रखता है भाई। और गिर गया, प्रॉफिट गिर गया है, पहले बहुत ज़्यादा था प्रॉफिट, यानी कि 32 करोड़ था, उससे गिर के 23 करोड़ आ गए। तो डिक्लाइनिंग कंपनी को कोई बात ही नहीं। कंपैरिजन कर रहे हैं हम पूरे सेक्टर का, तो हम ये देख रहे हैं कि विच इज़ द डायमंड, विच शेयर इज द डायमंड ऑफ द सेक्टर। तो एजिस लॉजिस्टिक इज द डायमंड ऑफ द सेक्टर। इसी तरह से मतलब कुल मिलाकर के मैं एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका भी पी रेशो जो है वो पी रेशो तो कम है 23.4, लेकिन ग्रोथ नहीं है। वो ग्रोथ नहीं है जो एजिस में, और आएगी भी तो, क्योंकि गैस की आवश्यकता, ऑटो गैस की आवश्यकता और जो फ्यूल जो भी मतलब जो कुकिंग गैस है, इन सब की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। और दिस इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ फ्यूल। ऑटो प्रोपल्जन जो ऑटोमोबाइल में जो फ्यूल है, ऑटो फ्यूल है, वो सबसे चीपेस्ट है आज की तारीख में। ऑटो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मान लो उसमें प्रोपल्जन चार्ज कॉस्ट कम भी आती है तो व्हीकल्स कॉस्टली, उस हिसाब से गैस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से एजिस लॉजिस्टिक को बुरा चीज़ नहीं है। मैंने काफ़ी डिटेल बता दी आपको ये बात। थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं। आपको मेरी बात पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।